कि इफ़ यू वांट सक्सेस इन लाइफ लेट योर फेलियर मोटिवेट यू। सर सीवी रमन को ज़िंदगी में सब कुछ मिला था पहले बहुत ही कम एज में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, बहुत ही कम एज में उन्होंने एक सिविल सर्वेंट का नौकरी क्रैक किया था, लेकिन वो इतने अपने काम के प्रति कमिटेड थे कि उन्होंने इन सब चीज़ को हटा के जिसमें वो महान थे, जिस रिसर्च के लिए वो बने थे, उसको उन्होंने चुना। ये जो मीट हो रहा था लंदन में, वहाँ पर कैलकाटा रिप्रेजेंटेटिव होकर कौन गए थे? सर सीवी रमन। तो वहाँ पर इतने फेमस साइंटिस्ट, उस टाइम के इतने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट सर सीवी रमन को इंट्रोड्यूस करवाए थे पूरे सबके सामने। हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों को स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो वीडियो के शुरुआत में आप सभी लोगों को साइंस डे के बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर नेशनल साइंस डे। लेकिन आप बचपन से 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे पालन करते आ रहे हैं। आप लोग स्कूल में देखते थे साइंस डे का पालन होता है, कॉलेज में देखते थे 28 फरवरी को साइंस डे पालन किया जाता है। लेकिन आप लोग के मन में कभी ना कभी तो क्वेश्चन आता ही होगा कि क्यों होता है, वाई इज 28 फरवरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे। तो आज हम लोग पूरा डिटेल्स में आप लोग को साथ डिस्कस करेंगे कि वाई इट इज सेलिब्रेटेड, किन व्यक्तित्व के लिए यह होता है, किन महान साइंटिस्ट की वजह से आज का दिन किया जाता है, और ये साइंटिस्ट हमारे इंडिया के लिए कितने महान थे और हमारे इंडिया का नाम कहाँ तक लेके आए थे, उस पूरे चीज़ को हम लोग समझेंगे। इन साइंटिस्ट का जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। तो चलिए और लेट नहीं करके हम लोग का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नेशनल साइंस डे जिस साइंटिस्ट के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है वो है नन अदर देन प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रमन, दैट इज सीवी रमन सर। तो कौन? सीवी रमन सर को हम लोग को याद करना पड़ेगा साइंस डे के बारे में। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले चंद्रशेखर वेंकट रमन सर कौन थे, हु वाज सर सीवी रमन, इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा डिस्कस करें तो सीवी रमन सर जो थे, इनका महानता इससे जान लग पाएंगे आप लोग कि सिर्फ 10 इयर्स की एज में ही 10 इयर्स के एज में ही इन्होंने अपने क्लास 10th पास कर लिए थे। फिर 10 इयर्स के एज के अंदर ही पास कर लिए थे। समझ पा रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ मैं? 10 साल के अंदर 10 खत्म, 13 इयर्स के एज में क्लास 12th खत्म, और 16 इयर्स के एज में ग्रेजुएशन कंप्लीटेड। लेकिन ग्रेजुएशन कोई नॉर्मली ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन किसमें? इन फिजिक्स और इंग्लिश। और इसके साथ सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन, इसके साथ इन्होंने गोल्ड मेडल भी इनको मिला था, गोल्ड मेडल से ये सम्मानित हुए थे। तो अपने कॉलेज में ये गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए थे, तो सिर्फ महज 16 साल की उम्र में। तो इनके महानता इससे समझ पाएंगे। और इसी के साथ जब 16 इयर्स के थे, जब वो 16 इयर्स के थे ग्रेजुएशन का साल में ही, 16 इयर्स के एज में ही इनका फर्स्ट पेपर भी पब्लिश हुआ था। समझ पा रहे हैं? जो 16 इयर्स, आज के अगर बोलेंगे पेपर पब्लिश, आधा तो 16 इयर्स के बच्चों को ये भी नहीं पता कि पीएचडी क्या है। तो इनका पेपर पब्लिश हो गया था सिर्फ महज 16 साल की उम्र में। तो 16 इयर्स एज में फर्स्ट पेपर पब्लिश्ड। और कहाँ पर पब्लिश्ड हुआ था? ये कोई मामूली कॉलेज में नहीं, प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनका ये पेपर पब्लिश हुआ था। तो समझ पा रहे हैं? ये तो सिर्फ मैंने थोड़ा ऊपर से बोल रहा हूँ। तो महान तो समझिए साइंटिस्ट के कि फर्स्ट पेपर सिर्फ महज 16 साल की ईयर्स में उन्होंने पब्लिश किया था, यहाँ पर प्रेसिडेंसी कॉलेज में। और उसी साल एंड इन द सेम ईयर हिज सेकेंड पेपर वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड। तो समझ पा रहे हैं कि कितने महान साइंटिस्ट थे, कितना महान ब्रेन था उनका कि इतने कम उम्र में इन्होंने इतना कुछ कर लिया था। अभी अगर मैं इनके बारे में थोड़ा जाऊँ पर्सनल लाइफ में, तो इनके जो पिताजी थे, द फादर ऑफ सीवी रमन, वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। तो बचपन से ही सर सीवी रमन को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड था, क्योंकि पापा प्रोफेसर है, मतलब तो घर में तो लाइब्रेरी है गई। तो वहाँ से सर रामन क्या करते थे, अलग अलग बुक्स उठा कर पढ़ते थे। तो उन्होंने पढ़ते पढ़ते वेरियस सब्जेक्ट पढ़ा उन्होंने। फिर क्या किया, फिर उन्हें फिजिक्स के प्रति बहुत इंटरेस्ट आया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट के ऊपर बहुत इंटरेस्टेड थे। और ये जो रमन सर थे, ये थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर उतना विश्वास नहीं रखते थे, ये करते थे प्रैक्टिकल, कुछ करके हम लोग करेंगे। हम लोग से रट्टा मार के जो कर लेता है ना, इनका बचपन से वो नहीं था। बचपन से ये प्रैक्टिकल माइंडेड थे। मतलब जो हम लोग स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल को अवॉइड करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, ये प्रैक्टिकली इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। ये हमेशा कोशिश करते थे किसी चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे समझ पाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने जब इनका, तो अगर मैं बात बोलना शुरू करूँ तो सोचिए
क्या क्या इनको अवार्ड मिला था वो तो मैं बाद में आऊँगा, सब में आऊँगा। पहले इनका अगर मैं कुछ बोलूँ लाइफ में अचीवमेंट्स, तो इन्होंने सिर्फ 19 ईयर्स की एज में, तो ये तो 16 ईयर्स की एज तक इनका हो गया। क्या देख रहे हैं इतना, जो मतलब ये 16 साल की उम्र में किया है। 16 साल का आजकल का नॉर्मल बच्चा देख के डर जाएगा कि इतने एज में इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल कर लिया था। और अभी मैं इनका जो प्रोफेसर इन्होंने 19 ईयर्स की एज में लिया था वो सुनकर तो आप चौंक जाएंगे। तो महज 19 ईयर्स के जब वो थे तब उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस IFS का ऑफिसर, एक सिविल सर्वेंट भी उन्होंने बन गया था उन्होंने। तो IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, तो ये उन्होंने 19 ईयर्स की एज में एक सिविल सर्वेंट का पोस्ट भी संभाला था। लेकिन हम लोग जानते हैं अगर किसी इंसान को कोई चीज़ प्यारा होता है वो दिल थाम के और पूरा जोश और जुनून से उसी चीज़ के ऊपर एफर्ट लगाते हैं। तो सिमिलरली सर सीवी रमन ने भी वही किया। उन्होंने सिविल सर्वेंट का सर्विस तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनका दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि उनका दिल चाह कहाँ पर, साइंस और रिसर्च फील्ड में जाने का इंटरेस्टेड था। तो उन्होंने क्या किया कि दिन में तो बहुत IFS सिविल सर्वेंट समझ पा रहे हैं, सिविल सर्वेंट मतलब कितना प्रेशर रहता है, पूरा दिन भर काम रहता है। तो उन्होंने पूरा दिन भर IFS का पोस्ट संभाला, सिविल सर्वेंट पोस्ट संभाला, और रात को वो जाते थे कहाँ पता है, IACS कोलकाता। आज भी ये इंस्टीट्यूट है और बहुत ही एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। तो रात में IACS कोलकाता में ये जाके अपना रिसर्च का काम करते थे। तो समझ पा रहे किस लेवल का इन पर्सन का एनर्जी था, किस लेवल का इस पर्सन का, मतलब मैं क्या बोल के इनको सम्मानित करूं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता में पूरा दिन भर सिविल सर्वेंट का सर्विस करते थे और रात को इधर जाकर वो अपना रिसर्च का काम करते थे। इतना इंसान के अंदर भूख था। किसी इंसान को अगर कोई नौकरी मिल जाए वो तो स्टेबल हो जाता है, लेकिन नहीं, इस इंसान का इतना भूख था कि मैं नौकरी में नहीं हूँ, मैं जिस फील्ड के लिए मैं बना हूँ उस फील्ड को मैं फाड़ के रखूँगा, उस फील्ड को मैं हासिल करके रखूँगा, मैं जो करना चाहता हूँ उस फील्ड में करके रहूँगा। तो यहाँ से आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इन्होंने तो और देखिए, तो ये जो रिसर्च करते थे बहुत साल तक इन्होंने दोनों चीज़ को संभाला, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि ये फ्रस्ट्रेट हो गए कि नहीं, ये सिविल सर्वेंट मेरे लिए नहीं है। तो उन्होंने कुछ समय बाद इस सिविल सर्वेंट के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। ही रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ IFS ऑफ इंडिया। द देन इंडिया, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर तभी इंडिया था। तो समझ पा रहे, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर एक नौकरी मिलना किसी भी कॉमन मैन के लिए तब उस समय बहुत ही बड़ी बात। आज हम लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन उस टाइम में प्री इंडिपेंडेंस एरा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टाइम था। तो उस समय उन्होंने रिजाइन किया। तो कमिटमेंट सोचिए इस इंसान का। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। कैलकाटा यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन किया और इसी के साथ वो क्या करते थे, कैलकाटा यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन तो किया, इधर से रिजाइन करके उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी ज्वाइन तो किया, लेकिन वो कुछ क्लास पढ़ाते थे, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो अपने रिसर्च को देते थे। मैक्सिमम टाइम वो अपने रिसर्च के फील्ड में वो लगाते थे। इसी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते करते वो ऑल ओवर द वर्ल्ड का नाम बहुत फैल गया। बहुत सारे रेनाउंड साइंटिस्ट सर सीवी रमन को पहचानने लगे। सर रमन का बात सीरियसली लिया गया। बहुत सालों तक साइंटिस्ट रमन ने डिस्कवरी किया, बहुत कुछ, उसका बहुत सारे पेपर पब्लिश किए। तो रमन सर जो थे इंडिया का नाम आस्ते आस्ते ऊपर ला रहे थे, क्योंकि फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस समय पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस को लोग उतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। वो लोग सोचते थे कि इंडियंस के अंदर उतना ब्रेन नहीं है। लेकिन जब से रमन सर ने इतना साइंटिफिक चीज़ों को, इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट लाया, तब सब ने थोड़ा इंडिया, हमारे देश को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। तो हुआ क्या था, एक अगर मैं स्टोरी बोलूँ आप लोगों को कि ये जो नोबेल प्राइज़ मिला सर रमन को, फिर ये साइंस डे सब कहाँ आया, तो इसके लिए मैं आपको लोगों को एक स्टोरी बोलना पड़ेगा। तो क्या स्टोरी, साल था 1921। ये स्टोरी बहुत ही फैसिनेटिंग है और ये स्टोरी को अच्छे से सुनिए। साल था 1921। लंदन में एक मीट हो रहा था। किसका मीट हो रहा था, कांग्रेस ऑफ यूनिवर्सिटीज मीट हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था, लंदन में हो रहा था। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड रेनाउंड साइंटिस्ट आए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, रेनाउंड साइंटिस्ट आए थे। तो वहाँ पर कैलकाटा का रिप्रेजेंट होकर कौन गए थे, सर सीवी रमन। तो कैलकाटा के रिप्रेजेंटेटिव होके कौन गए थे, हमारे इंडिया से गए थे सर सीवी रमन। सर सीवी रमन गए थे।
और ये मीट कोई साधारण मीट नहीं था। अगर मैं बोलूँ कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीवी रमन को इंट्रोड्यूस किया तो आप लोग चौंक जाएंगे। उस टाइम के सबसे रेनाउंड साइंटिस्ट सर जे थॉमसन, सिर्फ नाम सुनिए, जो पढ़ते हैं सिलेबस में इन लोगों के बारे में तो सबको पता है। जे थॉमसन क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन। फिर रदरफोर्ड, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके सर सीवी रमन को इंट्रोड्यूस करवाया था पूरे इस मीट में। तो समझ पा रहे हैं क्या हो रहा था? तो ये जो मीट हो रहा था लंदन में, वहाँ पर कैलकाटा रिप्रेजेंटेटिव होकर कौन गए थे? सर सीवी रमन। तो वहाँ पर इतने फेमस साइंटिस्ट, उस टाइम के इतने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट सर सीवी रमन को इंट्रोड्यूस करवाए थे पूरे सबके सामने। और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए थे उस कॉन्फ्रेंस में सर सीवी रमन को सुनने के लिए। तो मैं आप लोगों को ये स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्टोरी शुरू होता है जब वो रिटर्न कर रहे थे। तो यहाँ पर मीट हुआ सक्सेसफुली, सब साइंटिस्ट से वो मिले, सबके साथ उन्होंने अपना रिसर्च के बारे में डिस्कस किया। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी उनके लाइफ में होना भी बाकी था, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बोलूँगा। तो क्या हुआ कि बात कुछ ऐसा था कि जब वो वापस आ रहे थे ऑन इस रिटर्न, मतलब ये हो गया कॉन्फ्रेंस, अभी वो लंदन से कहाँ आ रहे हैं? लंदन से वो आ रहे हैं कहाँ पर? इंडिया में आ रहे हैं। लंदन से वो आ रहे हैं इंडिया में। तो तभी तो फ्लाइट का ज़माना नहीं था, तभी तो सबको समुद्र पार होकर आना पड़ता था, जहाज से आना पड़ रहा था, शिप से। तो वो जब मेडिटेरियन सी के ऊपर थे, जब वो जर्नी करके आ रहे थे, ये अच्छे से सुनिए, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब मेडिटेरेनियन सी के ऊपर थे सर सीवी रमन, तो उन्होंने समुद्र की चारों तरफ देखा। उन्होंने देखा कि समुद्र का रंग नीला है। द सी वाटर अक्रॉस हिम फ्रॉम द शिप वाज सीम टू बी ब्लू कलर। मतलब जो भी देख रहे, जहाँ देख रहे थे पूरा समुद्र का पानी ब्लू कलर था। तो उन्होंने सोचा कि ये ओशन का या सी का वाटर, ओशन का वाटर ब्लू क्यों है? ये क्वेश्चन उनका मन में आया। तो इसके ऊपर एक थ्योरी सर रेलिक ने उस टाइम में देके रखा था। कौन, किसका नाम बोल रहा हूँ? सर रेलिक का। अभी रेलिक कौन है सर? आप लोगों ने पढ़ा है वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। तो रेलिक साइंटिस्ट जो थे सर रेलिक ने अपना रेलिक स्कैटरिंग थ्योरी देके रखा था पहले। इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को अगर मैं शॉर्ट में बोल दूं, फिर मैं इधर आऊँगा वापस, थोड़ा सोच लीजिए रेलिक स्कैटरिंग थ्योरी क्या है। तो रेलिक का जो स्कैटरिंग थ्योरी था, देखिए थोड़ा मेरे साथ बने रहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुनिए। तो रेलिक का जो स्कैटरिंग थ्योरी था, उन्होंने रेलिक ने बोला था कि जब भी कोई लाइट सोर्स किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम से पास करेगा तो वो उसके अंदर क्या होगा, कुछ चेंजेस आएगा, लेकिन उसका एनर्जी का डिक्रीज नहीं होगा। वो आएगा तो उसका स्कैटर हो जाएगा। लाइट अगर आएगा, एक लाइट सोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? स्कैटर हो जाएगा। ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम से पास होने के बाद लाइट सोर्स क्या हो जाएगा? स्कैटर हो जाएगा। तो देखिए रेलिक का स्कैटरिंग थ्योरी में लाइट आया, लाइट स्कैटर हो गया। तो ये बोला था सर रेलिक ने। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ स्काई का कलर ब्लू कैसे है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ठीक था, लेकिन ये सेम थ्योरी वाटर में लागू नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या हो रहा था कि ओशन का वाटर ब्लू क्यों है? तो सर हमारे सीवी रमन शिप में थे, वहाँ से नीचे जो ओशन का वाटर है वो देख रहे हैं, वहाँ से ओशन का वाटर ब्लू है। लेकिन वो ओशन का वाटर जब हम लोग एक ग्लास में ले लेते हैं तो ग्लास में लेकर देखते हैं पानी क्या होता है, फिर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कोई कलर नहीं है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना ये था कि आसमान का रंग नीला है, द स्काई इज ब्लू, उसी वजह से स्काई का रिफ्लेक्शन हो रहा है ओशन का पानी में, इसलिए ओशन का पानी ब्लू है। लेकिन अगर यही रीज़न होता तो जो नाली का पानी, हम लोग के घर के सामने से नाली का पानी जाता वो ब्लू कलर होता क्योंकि उसके ऊपर भी आसमान है। हमारा घर में जो तालाब है, तालाब का पानी ब्लू होता क्योंकि उसके ऊपर आसमान है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसी को सर सीवी रमन ने डिस्कवर किया और इसी को कहते हैं रमन इफेक्ट। मैं क्या बोलना समझ पा रहे हैं कि सब साइंटिस्ट मानते थे कि स्काई का कलर ब्लू है इसलिए ओशन का पानी, सी का पानी ब्लू होता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो हमारे घर के सामने जो नाला जाता है या कोई भी वाटर बॉडी, यहाँ पे ग्लास में पानी रखते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट क्यों दिखता है? उसका तो कलर ब्लू होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी तो आसमान है। तो इसके बारे में सर सीवी रमन ने सोचा, उसी शिप में बैठ के उन्होंने सोचा। फिर उन्होंने ठान लिया कि इसका आंसर मुझे खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया, उन्होंने क्वेश्चन अपने मन से किया व्हाई। तो उन्होंने तभी उसको आंसर उनको नहीं मिला। यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलने को मिलेगा कि जब वो शिप में थे उधर उन्होंने क्वेश्चन के आंसर नहीं पता, तो उन्होंने क्या किया, जब वो वापस आए इंडिया, पूरा अपना जोश, जुनून, एफर्ट, मेहनत सब कुछ मिला के इस वाई के खोज में पड़ गए। और फाइनली 28 फरवरी, फाइनली डेट अच्छे से याद रखिए,
28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन और उनके एक स्टूडेंट ने, दोनों ने मिलकर ये फाइंड आउट किया कि जब कोई भी लाइट सोर्स वाटर या कोई भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम से जाता है, कोई भी लाइट सोर्स, अगर मैं ये वाटर का मॉलिक्यूल बोलूँ, कोई भी लाइट सोर्स वाटर मॉलिक्यूल, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल से अगर जाता है तो इसके अंदर एक एनर्जी का चेंज होता है। इसके अंदर जो लाइट सोर्स जो निकल जाएगा, जो लाइट सोर्स, इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी का चेंज होता है। एनर्जी का चेंज होता है मतलब एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करता है, और एनर्जी डिक्रीज करता है तो यहाँ से एक लाइट सोर्स आया, यहाँ से एक लाइट सोर्स निकल गया। ये लाइट सोर्स जाके फिर एक यहाँ पर और वाटर मॉलिक्यूल है, उधर जाके फिर से इंसिडेंट करेगा, उधर जाएगा, फिर एनर्जी लॉस होके फिर लॉस होगा एनर्जी, फिर निकलेगा। तो ऐसे लॉस होते होते एक टाइम में हमारा जो ऐसा लॉस चलता रहेगा। तो इसी के वजह से तो यहाँ पर अगर मेरा व्हाइट लाइट आता है, सन से अगर मेरा व्हाइट लाइट आता है, समझिए मैं फिर से इसको बोलूँगा, सन से अगर मेरा व्हाइट लाइट आता है तो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल से पास हो रहा है, तो पास से एनर्जी लॉस हो रहा है। तो एनर्जी लॉस होते होते किसका एनर्जी सबसे कम है, किस लाइट सोर्स का, दैट इज ब्लू लाइट। आप लोग बोलेंगे वीप गियोर, आप लोग को पता है वीप गियोर किसका एनर्जी सबसे कम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। लेकिन वायलेट कलर हमारे ह्यूमन आई से हम लोग उतना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते वायलेट और ब्लू, इसलिए हम लोग कह सकते हैं सबसे एनर्जी कम किसका होता है, ब्लू लाइट का। और इसी रीजन की वजह से हमारा ओशन का वाटर क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। मैं बहुत ही ईजी वे में आप लोग को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी चीज़ का नाम है रमन इफेक्ट। इसी चीज़ का नाम है रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को मैं अगर बताऊं तो जब भी कोई भी लाइट सोर्स किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम से पास करेगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव मीडियम से पास करेगा, उसके अंदर एनर्जी का लॉस होगा। तो इसी कारण जब हमारा सन का लाइट ओशन वाटर, सी वाटर से पास आ रहा था, उसका एनर्जी डिक्रीज हो रहा था, और एनर्जी डिक्रीज हो रहा था। सिमिलरली इधर एक और वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, तो सब में जितना सीक्वेंशियली जाएगा एनर्जी डिक्रीज करता रहेगा। तो डिक्रीज करते करते सबसे कम एनर्जी किसका है, ब्लू का। तो इसीलिए हमारा ओशन का वाटर ब्लू कलर होता है, और इसी फिनोमेना का नाम दिया गया रमन इफेक्ट। इसका खोज कब हुआ था, 28 फरवरी 1928, और ये 20th सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट खोज था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस टाइम के जो महान महान साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा दिस वॉज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, दिस वॉज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी। और सर सीवी रमन इतने श्योर थे कि उनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिलेगा, और हाँ मिला। लेकिन उसके नेक्स्ट साल 1929 में उन्होंने नहीं मिला, क्योंकि 1929 में और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ का फिनोमेना हुआ था, दैट इज सर डी ब्रोगली ने बोला था। डी ब्रोगली का एक क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ते हैं, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज सम वेव एसोसिएटेड विथ इट। तो हम लोग सर डी ब्रोगली क्या किया था, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर का हम लोग का इस्टेब्लिश किया था। तो उसी के लिए सर 1929 में नोबेल प्राइज मिला सर डी ब्रोगली को। लेकिन उसके नेक्स्ट साल दैट इज 1930, मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूँ जुलाई 1930 को सर सीवी रमन इतने श्योर थे कि नोबेल प्राइज के विनर के अनाउंसमेंट के पहले ही उन्होंने अपना टिकट बुक करवा लिया था। फिर उन्होंने जैसा बुक करवाया टिकट, उनको उसके थोड़े दिन बाद ही पता चला कि वही नॉमिनेट हुए नोबेल प्राइज के लिए। और ठीक जुलाई 1930 में सर सीवी रमन को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। और सर सीवी रमन सिर्फ फर्स्ट इंडियन नहीं, उस टाइम फर्स्ट एशियन थे, उस समय फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज। समझ पा रहे हैं? तो फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज कौन थे, सर सीवी रमन। तो सर सीवी रमन उस टाइम में 1930, समझ पा रहे हैं, तब क्या ब्रिटिश एरा में, तब उस समय ब्रिटिश एरा में सबसे पहले एक नेशनलिस्ट जिन्होंने अपना देश का झंडा सबसे ऊपर लहराए वो कौन थे, सर सीवी रमन।
जहाँ पर हमारे इंडिया को इतना नीचा देखा जाता था। हम इंडिया को तो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थे, हम लोग को बोलता था कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं। उस समय एक आदमी ने अपना साइंटिफिक थ्योरी, अपना नॉलेज और अपने परसेवरेंस और अपना कमिटमेंट, इन चारों चीज़ को मिला के इतना उन्होंने मेहनत किया, इतना उन्होंने इसके ऊपर काम किया कि इतना सब कुछ सप्रेशन के बाद भी उन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। और इसी के साथ वो फर्स्ट एशियन बने नोबेल प्राइज़ जीतने के लिए। और जब सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिल रहा था तब उनके आंखों में आंसू था और वो बोल रहे थे काश इस समय भारत का झंडा लहराया होता, क्योंकि उस समय इंडिया में इंग्लैंड का झंडा था, यूके का झंडा था, ब्रिटिश एम्पायर का झंडा था। तो इसीलिए सीवी रमन बहुत दुखी थे, उनका आंखों में आंसू आ गया था जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। फिर क्या हुआ तो आप पता ही है, कोई भी अच्छा देश प्रेमी, कोई भी सच्चा देशभक्त यही चाहेगा कि जब उसे नोबेल प्राइज़ मिलेगा उसका देश का झंडा लहराए। लेकिन सर सीवी रमन के लिए ये बहुत ही एक बड़ा सैडनेस था कि वो उनको जब नोबेल प्राइज़ मिला तब हमारा देश ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था। लेकिन इतने सब हमें इससे क्या सीख मिलता है, इतने सब बाधा, इतना सब सप्रेशन, इतना सब डिस्टर्बेंस के बाद भी कोई इंसान अगर मन लगा के कुछ चीज़ के प्रति कमिटमेंट दे तो उनको उसका एफर्ट मिलेगा ही। और इसी दिन को कि सर सीवी रमन जो इतना कुछ किए हमारे देश के लिए, तो जिस दिन को उन्होंने फाइंड किया था रमन इफेक्ट, 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन इफेक्ट फाइंड किया था, डिस्कवरी किया था। तो उसी दिन को 28 फरवरी को हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हर एक साल हम इन दिन को क्या सेलिब्रेट करेंगे, नेशनल साइंस डे। तो इसीलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ द रमन इफेक्ट टू एवरी इंडियन एंड टू एवरी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, कि उस समय का ग्रेटेस्ट डिस्कवरी था क्या, रमन इफेक्ट। सर सीवी रमन सिर्फ इसके नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद वो सिर्फ मतलब ख़त्म नहीं हो गया उनका काम, वो जो इंसान है उसका मेहनत कभी ख़त्म नहीं होता। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने IISc बेंगलोर ज्वाइन किया, और उधर के पहले हेड बने। IISc बेंगलोर के फर्स्ट हेड कौन थे पता है, जो IISc बेंगलोर आज के इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च, उसके फर्स्ट हेड कौन थे, सर सीवी रमन। तो उन्होंने उधर जाके बहुत ही यंग साइंटिस्ट को इंस्पायर किया। सर सीवी रमन के अंडर ही जो हमारे महान साइंटिस्ट है इंडिया का, कौन, विक्रम साराभाई, उसके बाद होमी जहांगीर सर विक्रम साराभाई, सर होमी जहांगीर भाभा, सर APJ अब्दुल कलाम, जो देश को इतने महान साइंटिस्ट मिला, ये सब किसके गाइडेंस के अंदर था, ये सब कुछ सर सीवी रमन के अंडर ही ये लोग काम करते थे। सर सीवी रमन ने इनको इतना मोटिवेट किया, इनको इतना सपोर्ट किया IISc बेंगलोर में, कि इन्होंने भी बाद में जाके देश के लिए बहुत काम किया। तो मैं आज के इस सेशन से, आज के इस वीडियो से आप लोग को यही मैसेज कर देना चाहता हूँ कि आप लोग ज़िंदगी में जहाँ भी चल जाए, जितना ऊपर पोस्ट में चल जाए, हमेशा अपने अंदर देश के प्रति प्यार और जुनून और अपने काम के प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहिए। अगर आप अपने काम के पीछे ऑनेस्ट नहीं है, अगर आप लोग किसी काम को ऑनेस्टली नहीं कर रहे, तो आप लोग को उसका रिजल्ट भी ऑनेस्टली नहीं मिलेगा। सर सीवी रमन को ज़िंदगी में सब कुछ मिला था पहले बहुत ही कम एज में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, बहुत ही कम एज में उन्होंने एक सिविल सर्वेंट का नौकरी क्रैक किया था। लेकिन वो इतने अपने काम के प्रति कमिटेड थे कि उन्होंने इन सब चीज़ को हटा के, जिसमें वो महान थे, जिस रिसर्च के लिए वो बने थे, उसको उन्होंने चुना और उनको इसका अल्टीमेट प्राइज़ भी मिला। इसके साथ नोबेल प्राइज़ तो उन्हें मिला है, इसके साथ उन्हें भारत रत्न का भी अवार्ड मिला है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया है। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी इन्होंने सम्मानित किया गया था। इनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि इफ़ यू वांट सक्सेस इन लाइफ, लेट योर फेलियर मोटिवेट यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसका मतलब है, अगर आप लोग लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो आप लोग जो फेलियर है आपका, उसको ही आपका मोटिवेशन समझिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं। तो आप भी अगर इस सर सीवी रमन की डिस्कवरी के साथ बहुत ही खुश है और आपको भी प्राइड होता है जब आप लोग सर सीवी रमन का नाम सुनते हैं, तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि इतने महान साइंटिस्ट को आपका लाइफ कैसे इफेक्ट करते हैं। तो फिर से मैं आप सभी लोगों को साइंस डे का बहुत बहुत बधाई करके आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ। नमस्कार।